नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हमने पश्चिमी विचारकों का अध्ययन किया। पश्चिमी विचारकों में मार्क्स के बाद लेनिन का, माओ का। अब हम करते हैं नव मार्क्सवाद का अध्ययन। नव मार्क्सवाद समाजवाद की ऐसी शाखा है जो कहती है मानव चेतना द्वारा समाजवाद आएगा। ये नव मार्क्सवादी जो विचारक हैं, युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं, तरुण मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं, अर्थात मार्क्स की दार्शनिक आर्थिक पांडुलिपियां 1844 पुस्तक से प्रभावित हैं। ये भी मार्क्स की तरह एकाकीपन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अलगाव के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और ये मार्क्स के वर्णसंकर सिद्धांत से तो सहमत है, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत से सहमत नहीं है। ये हीगल से भी प्रभावित है। हीगल से चेतना की अवधारणा इन्होंने हीगल से ली है। ये भौतिक संस्कृति की आलोचना करते हैं, प्रति संस्कृति का समर्थन करते हैं। कहते हैं नव मार्क्सवादी जो विचार हैं वो एक फ्रैंकफर्ट स्कूल की देन है। 1923 में जर्मनी में स्थापित हुआ था, लेकिन जैसे ही हिटलर का शासन आया तो वो 33 में अमेरिका चला गया था और फिर बाद में 1953 में पुनः जर्मनी लौट आया था। तो मित्रों, नव मार्क्सवादी विचारक अनेक हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की, लुई अल्थुजर, एरिक फ्रोम, हेबरमास, हमजा अल्वी, तो फ्रांज फैनन। हमें सब इनका ध्यान रखना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है। मित्रों, ये सब सिलेबस में है, क्योंकि जब मार्क्स आ जाता है तो ये भी आ जाते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि नेट में नहीं है या फर्स्ट ग्रेड में नहीं है या असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। ये मार्क्स है तो ये सिलेबस में है। आइए मित्रों, हम नव मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं। नव मार्क्सवादी विचारक, आप सुन लीजिए जो मैंने बोला है, थोड़ा सा सुनने पे ध्यान दीजिएगा। नव मार्क्सवाद समाजवाद की ऐसी शाखा है जो मानव चेतना द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। क्या कहती है? मानव चेतना द्वारा समाजवाद स्थापित होगा। नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स या तरुण मार्क्स से प्रभावित है, अर्थात मार्क्स की पुस्तक द आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 और एकाकीपन अलगाव के सिद्धांत से प्रभावित हैं। तो मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत आपको ध्यान ही है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसमें वो कहता है पूंजीवाद में मनुष्य का आज 4 स्तर पर अलगाव हो रहा है। पहला उत्पादन प्रणाली से अलगाव, दूसरा पर्यावरण से अलगाव, तीसरा साथियों से अलगाव, चौथा स्वयं से अलगाव। मार्क्स कहता भी है इस अलगाव का जो अंत होगा वो साम्यवाद में होगा, लेकिन नव मार्क्सवादी के अपने एक अलग तरीके से कहते हैं, छोटे छोटे स्वायत्त समूह और नैतिकता पर ध्यान देते हैं। कहते हैं जब समाज में नैतिकता की स्थापना होगी और छोटे छोटे स्वायत्त समूह होंगे, तब जाकर कहीं जो है कि अलगाव का अंत होगा। तो बस अंत को लेकर तो मार्क्स से मतभेद रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए मित्रों, अब देखते हैं नव मार्क्सवादी विचारक किन बातों पर बल देते हैं। पहला, ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष और हीगल के चेतना संबंधी विचारों से प्रभावित है। ये मित्रों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये किससे प्रभावित है, हीगल की चेतना से और मार्क्स के वर्ग संघर्ष से। ये पहले आईएएस वाले में क्वेश्चन में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, जो नव मार्क्सवादी जो विचार है, नव मार्क्सवाद की स्थापना कहाँ हुई थी कि 1923 में जर्मनी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल की देन है। किसकी देन है? फ्रैंकफर्ट स्कूल की। ये 1933 में अमेरिका चला गया था, क्योंकि हिटलर ने इनको कहीं ना कहीं विरोध करने का नीति अपनाई थी। 1953 में पुनः जर्मनी में आ गया। ये सभी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं। जहाँ प्रौढ़ मार्क्स में तो केवल क्या किया जाता है, आर्थिक शोषण का विरोध किया जाता है, लेकिन यह युवा मार्क्स की भांति आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी सभी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं। यह भौतिकवादी संस्कृति की भी आलोचना करते हैं और आलोचनात्मक सिद्धांत या प्रति संस्कृति देते हैं। तो ये भौतिकवादी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते, नैतिकता और प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन पर बल देते हैं। इसलिए कहते भी हैं ये प्रकृति और नैतिकता का समर्थन करते हैं। यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का तो समर्थन करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करते हैं। तो ये बातें मैंने बताई, इसके ये बेसिक पॉइंट से मित्रों ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे 6 बेसिक पॉइंट है, तो ये ध्यान रखने चाहिए आपको। अब प्रमुख नव मार्क्सवादी विचारक कौन हैं, ये सूची के रूप में आपको ध्यान भी रखने हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की, हेबरमास, हमजा अल्वी, लुई अल्थुजर, एरिक फ्रेम, फ्रांज फैनन, मैक्स हॉरखैमर, तो ये सारे ध्यान रहने चाहिए। तो मित्रों भाई, नव मार्क्सवादी विचारक कौन कौन से हैं, हमें इनके बारे में अब थोड़ा बहुत अध्ययन भी करना जरूरी है। तो आइए मित्रों, अब एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नव मार्क्सवादी विचारक लेते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, जिनका जीवन काल 1891 से 1937 था। ये इटालियन नव मार्क्सवादी विचारक थे।
तो इटली के रहने वाले थे। पहले ये प्रौढ़ मार्क्स में आस्था रखते थे, लेकिन जैसे मुसोलिनी का शासन आया, मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया, क्योंकि ये साम्यवाद की बात करते थे। तो जेल में पहले तो ये सोचने लगे थे कि मुझे मजदूर आएंगे, क्रांति करेंगे और मुझे बचाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि मुसोलिनी ने सबको अपने पक्ष में कर लिया था, सबको कहीं ना कहीं आश्वासन देके अपने साथ जोड़ लिया था। तो उनके विचारों में परिवर्तन आया कि खाली आर्थिक क्षेत्र में क्रांति करने से समाजवाद नहीं आता। जो ये पूंजीपति हैं, जो शोषक वर्ग हैं, इनके शासन का आधार आर्थिक के साथ साथ कुछ और भी होता है। तो उन्होंने कब बताया कि समाज के में जो आधार रहता है, अर्थव्यवस्था रहती है, अर्थव्यवस्था के साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है, यानी कि आधार वाले भाग के साथ साथ अधिरचना भी महत्वपूर्ण है। फिर ये अधिरचना को दो भागों में बांटते हैं, वेत्तामूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना। तो बताते हैं कि वेत्तामूलक संरचना जो परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान से मिलती है, तो ये पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग इसका भी प्रयोग करते हैं अपने शासन को बनाए रखने के लिए, और जनता में वह रीति रिवाज और मूल्य स्थापित कर देते हैं जो उनके शासन को बनाए रखे। इस प्रक्रिया को वो प्राधान्य का नाम देते हैं, हेगेमनी का नाम देते हैं। हेगेमनी की सबसे पहले संकल्पना भी इन्होंने ही दी थी प्राधान्य की। प्राधान्य क्या है? प्राधान्य वह गुण है जिसके माध्यम से शासक जनता में वह मूल्य, रीति रिवाज स्थापित करता है जो उसको शासन को बनाए रखें। और प्राधान्य किसके माध्यम से स्थापित करता है? वेत्तामूलक संरचना के माध्यम से स्थापित करता है। तो देखो मित्रों, ये चित्र के माध्यम से मैं बता भी देता हूं। मार्क्स ने तो ये कहा था समाज दो भागों में बटा रहता है, आधार, अधिरचना। आधार में अर्थव्यवस्था शामिल है। तो मार्क्स कहता है अर्थव्यवस्था ही मेन है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो अधिरचना में अपने आप हो जाएगा, अधिरचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो ग्राम्स्की है वो कहता है खाली आधार स्तर पर क्रांति करने से, समाजवाद लाने से समाजवाद नहीं आएगा, हमें अधिरचना में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अधिरचना भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पूंजीवादी शासन को बनाए रखने के लिए। वो अधिरचना को दो भागों में बांटते हैं, पहला वेत्तामूलक संरचना, दूसरा बल प्रयोग मूलक संरचना। वेत्तामूलक संरचना में वो परिवार, शिक्षण, धार्मिक संस्थानों को शामिल करते हैं, इसे ही नागरिक समाज का नाम देते हैं। बल प्रयोग मूलक संरचना में राज्य, सेना, पुलिस को शामिल करते हैं, इसे राजनीतिक समाज का नाम देते हैं। ग्राम्स्की कहते हैं कि जो वेत्तामूलक संरचना है इसके माध्यम से प्राधान्य स्थापित करता है शासक वर्ग, यानी कि जो शासक वर्ग है, शोषक वर्ग है, वो जनता में वेत्तामूलक संरचना के माध्यम से वह मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं स्थापित कर देता है जो उसके शासन को बनाए रखें। इसलिए हमें समाजवाद स्थापित करने के लिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ वेत्तामूलक संरचना को भी परिवर्तित करना होगा, यहाँ भी क्रांति करनी होगी। लेकिन यहाँ भौतिक क्रांति संभव नहीं है, इसलिए यहाँ निष्क्रिय क्रांति करनी होगी, बौद्धिक क्रांति करनी होगी। और इस निष्क्रिय क्रांति का कहता है नेतृत्व कौन करेगा? कहता है निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। फिर कहता है बुद्धिजीवी वर्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, एक आधुनिक जो आधुनिक वैज्ञानिक युग से जुड़े रहते हैं। फिर कहता है आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग भी दो प्रकार के रहते हैं, एक सरकार से जुड़े हुए, एक जनता से जुड़े हुए। तो कहता है सरकार से जुड़े हुए सरकारी शिक्षक हैं जैसे, वो क्रांति नहीं करेंगे, ये तो हम जैसे लोग करेंगे जो वास्तव में प्राइवेट शिक्षक हैं वो क्रांति करेंगे। तो कहता है क्रांति का नेतृत्व जनता से जुड़े हुए आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी बात को ग्राम्स्की समझाने की चेष्टा करता है। तो मित्रों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर ग्राम्स्की ऐतिहासिक गुट की संकल्पना भी देता है। कहता है जिस प्रकार से शोषक वर्ग संगठित रहता है, आपस में जुड़ा रहता है, ऐसे शोषित वर्ग को भी जुड़ा रहना चाहिए, यानी कि श्रमिक, कृषक जैसे जितने भी शोषित वर्ग हैं सबको संगठित हो जाना चाहिए। आइए मित्रों, अब हम पीपीटी के माध्यम से मैं आपको एंटोनियो ग्राम्स्की फिर एक बार विवेचना करता हूं। इटालियन नव मार्क्सवादी हैं, इन्हें संरचनावादी विचारक भी कहते हैं। संरचनावादी विचारक कौन से होते हैं? जो अधिरचना को महत्वपूर्ण मानते हैं उनको संरचनावादी विचारक कहा जाता है। एंटोनियो ग्राम्स्की, लुई अल्थुजर ऐसे विचारक हैं। ये मूलतः मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेकिन मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया, तत्पश्चात विचारों में परिवर्तन आया। इनकी जो किताबें हैं द प्रिजन नोटबुक और मॉडर्न प्रिंस, द प्रिजन नोटबुक में ही अपने मैन जो है प्राधान्य संबंधी विचार देते हैं। मॉडर्न प्रिंस में तो कहते हैं कि साम्यवादी दल प्रिंस की भांति काम करेगा, जो जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? जनता से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग। तो ये बेसिकली कहते हैं। तो मैन किताब तो द प्रिजन नोटबुक ही है।
आगे मित्रों देखते हैं तो ये क्या करते हैं, मार्क्स में क्या परिवर्तन करते हैं। जहां मार्क्स क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने से अधिरचना में परिवर्तन हो जाता है, ये कहते हैं नहीं, अधिरचना भी महत्वपूर्ण है, अधिरचना भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी शासन का आधार है। और ये अधिरचना को दो भागों में बांट देते हैं, वेत्तामूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना। वेत्तामूलक संरचना में परिवार, शिक्षण व धार्मिक संस्थान को शामिल करते हैं, जिसे नागरिक समाज नाम देते हैं। फिर कहते हैं इसी वेत्तामूलक संरचना का शोषक वर्ग प्रयोग करता है अपने शासन को बनाए रखने के लिए और प्राधान्य की नीति अपनाता है। प्राधान्य क्या है कि शासक का वह गुण है जिसके माध्यम से वो जनता में वह मूल्य रीति रिवाज स्थापित करता है जो उसके शासन को बनाए रखें। आम जनता फिर क्रांति नहीं करती है, ये बात कहता है। तो कहता है वेत्तामूलक संरचना में भी हमें वैचारिक परिवर्तन करना होगा, अर्थात निष्क्रिय क्रांति करनी होगी जिसका नेतृत्व जनता से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। कहता है ये इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही करते हैं। बल प्रयोग मूलक संरचना राजनीतिक समाज का प्रयोग शोषक वर्ग अंतिम विकल्प के रूप में करता है, ये इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, वेत्तामूलक संरचना। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए मित्रों, ये चित्र भी याद रहना चाहिए, तभी आपकी समस्या का निदान होगा। आगे देखते हैं मित्रों, प्राधान्य तो मैंने बता दिया। कहता है प्राधान्य क्या है, शासक का वह गुण जिसके माध्यम से वह जनता में वह मूल्य रीति रिवाज स्थापित करता है जो उसके शासन को बनाए रखें। तो कहता है इस प्राधान्य को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, निष्क्रिय क्रांति करनी होगी। किसमें करनी होगी, नागरिक समाज में, अर्थात वेत्तामूलक संरचना में करनी होगी। और यहां पर समाजवादी मूल्य स्थापित करने होंगे। फिर कहता है नेतृत्व कौन करेगा, कहता है जनता से जुड़ा हुआ आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। तो बेसिकली कहता है बुद्धिजीवी वर्ग दो प्रकार के रहते हैं, परंपरागत और आधुनिक। फिर कहता है आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग भी दो प्रकार के रहते हैं, आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग भी दो प्रकार के रहते हैं, एक सरकार से जुड़े हुए, एक जनता से जुड़े हुए। सरकार से जुड़े हुए जैसे सरकारी शिक्षक हैं और जनता से जुड़े हुए जैसे कोचिंग संचालक अपने स्तर पर काम करने वाले हैं। तो कहता है जनता से जुड़ा हुआ आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व करेगा। फिर ये ऐतिहासिक गुट की संकल्पना भी देते हैं, कहते हैं जिसमें जिस प्रकार से शोषक वर्ग एकजुट हो जाता है उसी प्रकार से शोषित वर्ग को भी एकजुट हो जाना चाहिए, अर्थात श्रमिक कृषक सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों आगे आते हैं तो एक नव प्राधान्य की अवधारणा भी आई है, प्राधान्य पर आधारित। ये किसने प्रस्तुत की थी, नव प्राधान्य की अवधारणा रॉबर्ट कोकस व स्टीफन गिल ने दी थी। ये क्या कहते हैं रॉबर्ट कोकस व स्टीफन गिल, तो ये भी थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि जब प्राधान्य पढ़ रहे हैं तो नव प्राधान्य भी देखें। तो रॉबर्ट कोकस स्टीफन गिल कहते हैं वैश्वीकरण के युग में आज विकसित देश विकासशील देशों पर अपनी संस्कृति थोप रहे हैं और कहीं ना कहीं नव प्राधान्य स्थापित कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण के नाम पर अपनी संस्कृति किस पर थोप रहे हैं, विकसित देश विकासशील देशों पर। इसी को वो नव प्राधान्य का नाम देते हैं। कौन अवधारणा देते हैं, रॉबर्ट कोकस व स्टीफन गिल। फिर एक रिचर्ड किंडलबर्ग विद्वान थे, वो स्थायी प्राधान्य की संकल्पना देते हैं। किसकी देते हैं मित्रों, स्थायी प्राधान्य की संकल्पना देते हैं। और इसमें कहते हैं कोई एक राष्ट्र अगर महाशक्ति बन जाता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो उसका प्रभाव कैसे बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है। ये बेसिकली स्थायी प्राधान्य की संकल्पना है जिसे रिचर्ड किंडलबर्ग ने प्रस्तुत की। जैसे कहता है अमेरिका एक बार महाशक्ति बन गया है तो लंबे समय तक उसका प्रभाव भी बना रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान रखनी है। प्राधान्य की अवधारणा ग्राम्स्की ने दी, नव प्राधान्य की अवधारणा रॉबर्ट कोकस स्टीफन गिल ने दी, स्थायी प्राधान्य की अवधारणा रिचर्ड किंडलबर्ग देते हैं। अब सुमेलित करने के लिए आए मित्रों तो भी सुमेलित कर लेना। फिर ये आईआर से संबंधित और हो जाता है तो वैसे भी सिलेबस में है, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये ऐसे है वैसे, आपको जितना हो अधिक पढ़े क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। आइए मित्रों आगे देखते हैं जुर्गेन हेबरमास। जुर्गेन हेबरमास भी नव मार्क्सवादी विचारक हैं। 1929 में इनका जर्मनी में जन्म हुआ था लेकिन कर्म भूमि कहीं ना कहीं अमेरिका रही थी। ये पूंजीवादी भौतिकवादी समाज की आलोचना करते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद की भी आलोचना करते हैं। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद जो था कि वो आधुनिकता के बाद व्यवहारवाद के बाद आया, इसमें देकार्ते और माइकल फुकोट जैसे विधान जुड़े हुए हैं। ये विज्ञानवाद के स्थान पर परंपरावाद पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की सोच है कि परंपरावाद को वापस अपनाना चाहिए, तो इसलिए आलोचना करते हैं। कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना इसलिए करते हैं कि एक तो वैज्ञानिक प्रगति की आलोचना करता है और मानव के सामान्य जीवन की आलोचना करता है। भाई मानव के सामान्य जीवन में विज्ञान का महत्व है और ये विज्ञान की उपेक्षा करते हैं, इसलिए बेसिकली ये उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब उत्तर आधुनिकतावाद भी अपने आप सिलेबस में हो गया।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों अगली जो चीज है, ये संरचनावाद की भी आलोचना करते हैं। तो कहते हैं माइकल फूको जैसे जो विचारक हैं वो प्रत्यक्षवादी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी का प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास करते हैं। उनमें प्रदर्शनकारी विरोधाभास है। क्या है प्रदर्शनकारी विरोधाभास? यानी कि जो लिखते हैं उसमें और जो प्रदर्शित करते हैं उसमें अंतर है। जैसे ये लिखते हैं कथन में, मैं मर चुका हूं, तो मर चुका है तो लिख कैसे रहा है भाई? ये कह रहे हैं इस प्रकार से इनमें प्रदर्शनकारी विरोधाभास है कि ये जो कहते हैं और उसमें देखा जाए तो विरोधाभास देखने को मिलता है। तो जैसे कथन है मैं मर चुका हूं, मर चुका है तो फिर भाई लिख कैसे रहा है? तो ये प्रदर्शन ऐसे करते हैं कि वास्तव में मर चुके हैं, लेकिन मर कहाँ चुके हैं? मर चुके तो लिख ही नहीं सकता। तो कहते हैं इनमें प्रदर्शनकारी विरोधाभास है। किसमें? कहते हैं संरचनावाद में, माइकल फुकोल्ट जैसे विचारकों में। तो कहते हैं फुकोल्ट संरचनावादी व उत्तर आधुनिकतावादी हैं। माइकल फुकोल्ट क्या है? माइकल फुको या फुकोल्ट संरचनावादी हैं और साथ में उत्तर आधुनिकतावादी हैं। इन्होंने ये भी बताया था ज्ञान शक्ति का स्रोत है, लेकिन साथ में ये बायो पावर की अवधारणा भी देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फिर आईआर में भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी। मित्रों हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं काम आता है, बस आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए उसको समझने की। बायो पावर जैव शक्ति की अवधारणा क्या है? ये फुकोल्ट ने दी थी। इसमें कहता है कि आज प्रजाति जैसे तत्वों के आधार पर विभिन्न राष्ट्र या सरकारें शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। तो आज प्रजाति जैसे तत्व कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त करने की तकनीक बन गए हैं और ये अनुशासनात्मक संस्थाओं का आधार बन गए हैं, जैसे स्कूल, जेल आदि को। इसी को कहते हैं जैव शक्ति। भाई कहीं ना कहीं प्रजाति जैसे तत्व क्या बन गए हैं? शक्ति का आधार बन गए हैं स्कूल में, राष्ट्र में। तो ये समस्या, इसी को बायो पावर कहते हैं। तो आज प्रजातिवाद का नारा दे रहे हैं, हिटलर ने भी दिया और आज अन्य जगह भी चलता है। निग्रोवाद, श्वेतवाद, आप देख रहे हैं अमेरिका में जो चल रहा है, वो सब जैव शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। यही बात कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं मित्रों, हेबरमास उन इतिहासकारों की आलोचना भी करते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निरंकुशवाद व सत्तावाद को बढ़ावा देते हैं। तो हेबरमास उन इतिहासकारों की आलोचना करते हैं। इसे वो अपने इतिहासकारों का झगड़ा शीर्षक में भी लिखते हैं। अब इतिहासकारों का झगड़ा शीर्षक क्या है? कि ऐसे इतिहासकारों की आलोचना जो निरंकुशवाद व सत्तावाद को बढ़ावा देते हैं। फिर इन्होंने एक ट्रांस ह्यूमनिज्म की अवधारणा भी दी थी। ट्रांस ह्यूमनिज्म की अवधारणा क्या है? ये भी हेबरमास की अवधारणा है। मित्रों ध्यान रखना है कि हेबरमास की अवधारणा ट्रांस ह्यूमनिज्म और इतिहासकारों का झगड़ा है। और बायो पावर की अवधारणा माइकल फूको ने दी है। अभी छोटी छोटी बातें बार बार वीडियो को इधर से उधर करके आप देखेंगे या पीपीटी का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे, तभी समझ आएगा। तो आपके लिए नया हो सकता है लेकिन टिपिकल नहीं है। ट्रांस ह्यूमनिज्म ये कहता है कोई भी नई तकनीक आए तो नई तकनीक के हमें लाभ और खतरे दोनों देखने चाहिए और खतरों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या कहता है ट्रांसह्यूमनिज्म? कि कोई भी नई तकनीक आए उसके लाभ और खतरों की विवेचना करनी चाहिए और खतरों को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे परमाणु तकनीक आई तो परमाणु तकनीक के दोनों लाभ हैं, ऊर्जा भी है लाभ में और हानि क्या है? परमाणु बम। तो हमें परमाणु बम पर नियंत्रण लगाना है, परमाणु ऊर्जा पर नहीं। ये बेसिकली कहता है और इसे नाम देता है बहादुर नई दुनिया का तर्क। अब बहादुर नई दुनिया का तर्क क्या है? कि बेसिकली यही है कि कोई भी नई तकनीक आए उसके सकारात्मक प्रयोग करो, नकारात्मक प्रयोगों को कम करो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रहेंगी मित्रों तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे आइए मित्रों, अब हेबरमास की प्रमुख पुस्तकें क्या हैं वो देखते हैं। तो ध्यान से देखना है, पुस्तकें भी पूछ सकता है तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963, ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंस 1967, टूवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी 1967। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा देता है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फिर ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंस, टुवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी। और भी किताबें इसकी देख सकते हैं हम, नॉलेज एंड जनरल इंटरेस्ट 1971, लेजिस्टिमेशन क्राइसिस, इसमें वेदता संकट की अवधारणा देता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है वेदता संकट की अवधारणा किसने दी। अब वेदता संकट की स्थिति क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपको, इसी में पुस्तक में देता है। लेजिस्टिमेशन क्राइसिस 1975 में, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981, द न्यू कंजर्वेशन, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये 9 किताबें हैं, 9 में से आपको लगभग सब देखनी है, समझनी है, तभी आपका काम चलने वाला भी है।
तो देखो मित्रों, तो 9 किताबें हैं, 9 को मैं दोबारा से फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंस, इसमें बेसिकली सार्वजनिक हित वगैरह की अवधारणा देता है, ज्ञान के प्रकार बताता है। टुवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी, नॉलेज एंड जनरल इंटरेस्ट, इसमें ज्ञान और हित की बात करता है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, इसमें विविधता के संकट की बात करता है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द न्यू कंजर्वेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये 9 किताबें हैं, तो ये सारी पता रहनी चाहिए। अब आते हैं मित्रों हेबरमास के प्रमुख विचार। वो सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा देता है अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में। इसमें कहता है कि वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसमें व्यक्ति की सत्ता होती है, व्यक्ति की सहभागिता होती है शासन में। लेकिन कहता है आज अधिकारी तंत्र का बाजारवाद का प्रभाव बढ़ गया, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ गया, इसलिए वास्तव में व्यक्ति का पतन हो गया है। आज व्यक्ति की सत्ता नहीं रही है और कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद और अधिकारी तंत्र भौतिकवाद हावी हो गया है। कहते हैं सच्चा सार्वजनिक क्षेत्र तभी स्थापित होगा जब व्यक्ति की सत्ता स्थापित होगी, व्यक्ति की शासन में सहभागिता स्थापित होगी, व्यक्ति अंतःकरण से सारे कार्य करना शुरू करेगा। तो इसमें आगे बताते भी हैं कि वास्तव में कि व्यक्ति की सत्ता स्थापित करने के लिए ज्ञान जरूरी है और उसके हित कौन से हों ये भी जरूरी है। तो ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं। पहला अनुभवकीय ज्ञान जो भौतिक संसार से संबंधित रहता है, भाई ये चीज ऐसे है, ये काम आती है, ये वाला। ऐतिहासिक ज्ञान जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। तीसरा विवेचनात्मक ज्ञान जिसमें व्यक्ति के प्रभुत्व और शोषण की जानकारी होती है। तो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान विवेचनात्मक ज्ञान है, ये पता होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम सार्वजनिक क्षेत्र की ओर परिगमन कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि ज्ञान की हितों की पूर्ति में सहायक हैं हित। ज्ञान के हितों की पूर्ति में कौन सहायक होते हैं? हित होते हैं। और हित 3 प्रकार के होते हैं। पहला तकनीकी हित जिसके माध्यम से प्रकृति को नियंत्रण किया जाता है, जैसे हम कोट पहन लेते हैं, सर्दी में हीटर लगा लेते हैं। व्यवहारिक हित वातावरण का ज्ञान होना, हमें प्रकृति का ज्ञान होना। उद्धारक हित मानव चेतना का ज्ञान। तो कहता है कि वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है विवेचनात्मक ज्ञान और उद्धारक हित। फिर कहता है हित प्राप्ति के 3 साधन है, सत्ता, भाषा और क्रियाकलाप। तो कहता है सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इस प्रकार से देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में वो क्या क्या महत्वपूर्ण मानता है? सबसे महत्वपूर्ण मानता है विवेचनात्मक ज्ञान, और विवेचनात्मक ज्ञान के साथ क्या महत्वपूर्ण मानता है? उद्धारक हित और साथ में क्रियाकलाप। तो ये आपको 3 तत्व ध्यान रखने हैं। ज्ञान कौन सा महत्वपूर्ण है? विवेचनात्मक। और ऐतिहासिक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। तो कहता है विवेचनात्मक ज्ञान महत्वपूर्ण है। हित भी तकनीकी हित, व्यवहारिक हित महत्वपूर्ण नहीं, उद्धारक हित महत्वपूर्ण है। और सिंपल हित प्राप्ति के 3 साधन है। तो साधन कौन सा होना चाहिए? क्रियाकलाप। सत्ता के माध्यम से हितों की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, भाषा के माध्यम से हितों की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। तो साधन ये हित और ये ज्ञान। ज्ञान ये होना चाहिए, हित इस पर बल देना चाहिए, साधन ये होना चाहिए, तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ऐसा हेबरमास पूरा बताते हैं। तो ये आपको समझने की चेष्टा करनी है। अब मित्रों फिर उन्होंने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की अवधारणा भी दी और इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो वास्तव में क्या कहते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में कि निर्णय प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें जेम्स किस्किन और रॉबर्ट लुस्किन, जोशुआ कोहेन भी इसका समर्थन करते हैं। तो ये भी है, फिस्किन है, जेम्स फिस्किन। तो बेसिकली मित्रों ध्यान रखना है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र दोनों के गुणों का समावेश करती है। और हमने पहले थ्योरी वाले टॉपिक में अलग से डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वीडियो भी बना हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जेम्स फिस्किन, रॉबर्ट लुस्किन, जोशुआ कोहेन, ये सब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। इनके साथ हेबरमास भी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं और कहते हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। वास्तव में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोसेफ एम बेसेट ने 1980 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिक का गवर्नमेंट। तो ये ध्यान में रखना है कि वास्तव में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है। इसमें कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि लोकतंत्र में समावेश करो और निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी करो। तो वास्तव में तभी वास्तव में सच्चा लोकतंत्र आएगा और व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी होगी। तो
ये हेबरमास भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं, जेम्स फिस्किन, रॉबर्ट लुस्किन, जोसेफ कोहेन की तरह। और साथ में कहते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ एम बेसेट ने किया था। किस पुस्तक में किया था? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट में किया था। और ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी किस पर बल देती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मिश्रण पर बल देती है। तो कहती है प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुणों का समावेश करना चाहिए, जनता की सहभागिता स्थापित करनी चाहिए शासन में। फिर ये वेत्ता के संकट की संकल्पना देते हैं हेबरमास। हेबरमास अपनी पुस्तक लेजिटमेसी क्राइसिस में लिखते हैं कि वर्तमान में पूंजीवाद को दोहरे कार्य करने पड़ रहे हैं, एक तरफ प्रगति का, एक तरफ कल्याण का। एक तरफ वो प्रगति की बात कर रहे हैं और एक तरफ कल्याण की बात कर रहे हैं। जब वो प्रगति की नीति अपनाते हैं तो कल्याण वाले विरोध करते हैं, जब कल्याण की नीति अपनाते हैं तो प्रगति वाले विरोध करते हैं। इसलिए यहाँ अंतर विरोध पाया जाता है। तो हेबरमास कुछ पूंजीवादी राज्य के अंतर विरोधों की चर्चा भी करता है। पहला कहता है अंतर विरोध पाया जाता है उत्पादन प्रणाली के निर्माण व रखरखाव को लेकर, फिर बाजार के लिए कार्य को लेकर, फिर वंचित वर्गों के लिए कार्य को लेकर। तो कहते हैं इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं अंतर विरोध देखने को मिलता है, इसलिए वहां वेत्ता का संकट पाया जाता है। सरकार की किसी भी नीति को पूर्णतः समर्थन नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या पाया जाता है? अंतर विरोध पाया जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं दोहरे कार्यों के कारण वहां वेत्ता के संकट की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हेबरमास वेत्ता के संकट के साथ साथ आर्थिक संकट की भी चर्चा करता है, विवेकीकरण संकट की भी चर्चा करता है, अभिप्रेरणा संकट की भी चर्चा करता है। लेकिन सबसे कहता है कि जो खतरनाक स्थिति है वो वेत्ता के संकट वाली है। तो वेत्ता का संकट कब समाप्त होगा? जब व्यक्ति की सत्ता स्थापित होगी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना होगी। तो हेबरमास निम्न संकटों की भी चर्चा करता है। पहला है आर्थिक संकट। जब कहता है आवश्यकता से कम उत्पादन होता है तो आर्थिक संकट की स्थिति आ जाती है। जब कहता है विवेकीकरण का संकट कब होता है? जब कहता है निर्णय प्रक्रिया में टकराव होता है। अभिप्रेरणा का संकट कब होता है? जब कहता है नवीन कार्य आते हैं और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ टकराव होता है, तो अभिप्रेरणा का संकट है। इस प्रकार हेबरमास 4 प्रकार के संकटों की चर्चा कर देता है: वेत्ता का संकट, आर्थिक संकट, विवेकीकरण का संकट और अभिप्रेरणा का संकट। तो मित्रों ये सारी बातें आपको हेबरमास की भी ध्यान रखनी चाहिए और तभी हेबरमास के बारे में आप समझ भी ढंग से पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, जब आपको ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर हेबरमास ज्ञानोदय का समर्थन करता है। ज्ञानोदय एंटाइटलमेंट का समर्थन करता है, जो 18वीं शताब्दी में एक बौद्धिक दर्शन था। ज्ञानोदय जो तर्क पर, नैतिकता पर, स्वतंत्रता पर, प्रगति पर, सहनशीलता पर, बंधुता पर, संवैधानिक सरकार पर, धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। और जैसे रेने डेस्कार्tes थे तो उन्होंने एर्गी योग की अवधारणा दी थी, उसमें कहा था मुझे लगता है इसलिए मैं हूं का समर्थन करता हूं। तो ये नैतिकता पर आधारित है, एर्गी योग पर आधारित है, बंधुता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी कि इसमें एक तरफ तर्क भी है तो साथ में बुद्धि भी है, सद्गुण भी है और व्यक्ति के अधिकार भी हैं, व्यक्ति की सत्ता भी है। तो कहता है ज्ञानोदय का समर्थन करना चाहिए। तो हमें वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए लेकिन साथ में नैतिकता को भी अपनाना चाहिए। तो एर्गी योग की अवधारणा किसने दी थी ये भी ध्यान रख लेना, रेने डेस्कार्tes ने दी थी। और इसमें वो कहते हैं मुझे लगता है इसलिए मैं हूं का समर्थन करता हूं। तो ये ध्यान रखना कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना, मानव अस्तित्व को बनाए रखने का समर्थन। अगले मित्रों नव मार्क्सवादी विचारक हैं फ्रांज फैनन। इनका जीवन काल 1925 से 1961 रहा था। इन्होंने अल्जीरिया क्रांति में भाग लिया था। मूल रूप से अफ्रीकी थे, तो अफ्रीकी मूल रूप से पहले विद्वान है नव मार्क्सवादी। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने बहुत पुस्तकों की लिखनी है लेकिन मेन पुस्तकें हैं ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, और दूसरा 1952 में लिखी थी डाइंग कॉलोनिज्म, 1959 में लिखी थी द रेचेड ऑफ द अर्थ, 1961 में लिखी थी। अब इनकी जो ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क है, इसमें उपनिवेशवादी शासन, प्रजातिवादी शासन का विरोध करते हैं। कहते हैं जो विकसित देश हैं आर्थिक लाभ के लिए पहले उपनिवेश स्थापित करते हैं और उपनिवेश को बनाए रखने के लिए प्रजातिवाद जैसी नीतियां अपनाते हैं और प्रजातिवाद के नाम पर जो वहां की जनता है उसका शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। कहते हैं कई देशों ने स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली है लेकिन ये प्रजातिवाद जो उन्होंने हथियार का प्रयोग किया था उसका प्रभाव आज तक खत्म नहीं हुआ। आज तक उनकी जनता पर एक श्वेत भार बना हुआ है। जैसे मित्रों भारत के संदर्भ में देखें, यहाँ भी अंग्रेजों ने 250 साल तक शासन किया, तो आज भी हम मानते हैं कि अंग्रेज ज्यादा
इंटेलिजेंट होते हैं। यही श्वेत भार है, यही व्हाइट बर्डन है, जो हमारी सोच है। ये हमारी सोच को समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने 250 साल तक यहाँ प्रजातिवाद को लागू किया था, अपनी श्रेष्ठता को प्रजातिवाद के नाम पर लागू किया था। अब श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बिठा गए 250 साल में, तो उसी के कारण से आज हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि हम उनके उत्पाद खरीद रहे हैं, उनकी तकनीक को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा शोषण इस व्हाइट बर्डन के जारी है। यही बात ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क में फ्रांज फैनन कहते हैं। दूसरा, द रेचेट ऑफ द अर्थ पुस्तक में लिखते हैं कि वो दुनिया के सबसे अभागे लोग हैं जो आज भी प्रजातिवाद का शिकार हैं। अफ्रीका के कई देशों में तब क्या है, प्रजातिवाद था, तो कहते हैं कि आज दुनिया के सबसे अभागे लोग हैं जो आज भी क्या है, प्रजातिवाद का शिकार है। तो देखिए मित्रों, ये उपनिवेशवाद, प्रजातिवाद और श्वेत जाति के भार का विरोध करते हैं। तो कहते हैं उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के कारण ही ये व्हाइट बर्डन का शिकार आज वहां की जनता हो रही है, व्हाइट बर्डन का, यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की श्रेष्ठता मान रही है, और इसके कारण अंग्रेज लोग, विकसित देश जो हैं, अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को वहां पर थोप रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। तो कहते हैं इसके कारण, इस प्रजातिवाद के कारण और व्हाइट बर्डन के कारण आज भी विकासशील देशों का शोषण हो रहा है। फिर कहता है वर्तमान में दुनिया के सबसे अभागे लोग हैं जो आज भी प्रजातिवाद और उपनिवेशवाद का शिकार हैं। फिर ये दोहरी चेतना की अवधारणा भी देते हैं। ये दोहरी चेतना की अवधारणा ये अमेरिका में जो निग्रो और श्वेत संघर्ष है उससे जुड़ी हुई है। मेनली अमेरिका के निग्रो से संबंधित है। अमेरिका में बहुत सारे निग्रो लोग हैं, तो उनसे संबंधित है। कहते हैं जो अमेरिकी निग्रो हैं वे एक तरफ तो अमेरिकी बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने अफ्रीकी मूल को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका से ही आए हैं। तो कहते हैं उनमें दोहरी चेतना है। एक तो अफ्रीकी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, दूसरा अमेरिका के राष्ट्रवाद को भी जिंदा रखना चाहते हैं, अमेरिका को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो दोहरी चेतना का शिकार हो रहे हैं। किसका शिकार हो रहे हैं? दोहरी चेतना से वो अपनाना चाहते हैं। लेकिन जो अमेरिकी जो सरकार है या अमेरिका के लोग हैं उन्हें सिंगल चेतना अपनाने पर बाध्य करते हैं, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है और दोहरी चेतना की उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बेसिकली अल्जीरिया क्रांति का वर्णन भी वो अपनी पुस्तक एक डाई कॉलोनिज्म में करते हैं और बताते हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेश और उत्पीड़न के कारण और तथा आधुनिक चेतना के कारण यहाँ क्रांति हुई है, कि ना फ्रांसीसी सरकार वहाँ उत्पीड़न करती और ना वहाँ आधुनिक चेतना आती तो क्रांति नहीं होती। तो फ्रांसीसी उत्पीड़न और चेतना, इन दोनों का कारण कहीं ना कहीं अल्जीरिया क्रांति रहा। तो ये आपको सारी बातें फ्रांज फैनन के बारे में मित्रों ध्यान रखनी है। तो टिपिकल तो है नहीं, इजी है, लेकिन हम लोग ऐसा समझ लेते हैं। अगले थिंकर हैं लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर का जन्म अल्जीरिया में, लेकिन कर्म भूमि फ्रांस थी। ये संरचनावादी थे। संरचनावादी क्या होते हैं मैंने बताया था आपको, जो आधार के साथ रचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये अपने अंतिम जीवन में मानसिक रोगी हो गए थे और इन्होंने कहते हैं अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीमार थे। तो इनकी पुस्तकें हैं 3, तो 3 पुस्तकें भी ध्यान रखना। 4 मार्क्स 1965, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। रीडिंग कैपिटल 1965, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एप्रेपिटस, तो ये 1970 की है। तो ये आपको तीनों किताब ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्या कहते हैं, वो क्या क्या विचार देते हैं मित्रों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट पीपीटी के माध्यम से बता देता हूँ, बहुत टिपिकल नहीं है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहला है ज्ञान मीमांसीय अंतराल। ज्ञान मीमांसीय अंतराल या एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक किसको कहते हैं? ज्ञान मीमांसीय अंतराल, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक तो कहता है युवा मार्क्स से जो प्रौढ़ मार्क्स में परिवर्तन आया वही ज्ञान मीमांसीय अंतराल है। युवा मार्क्स में क्या करता है? सभी प्रकार की तकनीकों का, सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है, लेकिन प्रौढ़ मार्क्स में केवल आर्थिक शोषण का विरोध करता है। तो कहता है जो आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो अंतर है वही ज्ञान मीमांसीय अंतराल है, सरल शब्दों में। लेकिन ये प्रौढ़ मार्क्स को ही सच्चा मार्क्सवाद कहता है, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में को ही श्रेष्ठ मानता है और कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण को ही मैन शोषण मानता है, और कहता है सामाजिक परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या मार्क्स ने प्रौढ़ मार्क्स के रूप में ही की है। तो ज्ञान मीमांसीय अंतराल आपको समझ आ गया होगा। युवा मार्क्स से जो प्रौढ़ मार्क्स में परिवर्तन आया उसको क्या नाम देता है? ज्ञान मीमांसीय अंतराल।
दूसरी अवधारणा इन्होंने वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं की थी। वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं क्या हैं मित्रों? मैंने अभी आपको ग्राम्स्की बताया। ग्राम्स्की जिसे वेत्तामूलक संरचना कहता है, उसी को ये वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं कहते हैं। यानी कि अधिरचना का एक भाग, अधिरचना को ये भी दो भागों में बांटते हैं, वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं और बल प्रयोगमूलक राज्य मूल्यांकन संरचनाएं। यानी कि ग्राम्स्की जिसको वेत्तामूलक संरचना कहता है, उसको ये वैचारिक राज्य मूल्यांकन संरचना कह देते हैं। इसमें क्या शामिल है? परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान शामिल हैं। तो ये कहना चाह रहा है। तो अब इसमें इसने क्या क्या बातें कही हैं सुन लीजिए। कहता है वेत्तामूलक संरचना को ये वैचारिक राज्य मूल्यक संरचना कहता है। अल्थुजर के अनुसार ये संरचनाएं व्यक्ति की मौलिकता को नष्ट कर देती हैं, उसके बहुल विषयक विचारों को एकल निश्चित विचारों को ढालने का प्रयास करती हैं। तो कहता है पूंजीवादी जो है इस पर नियंत्रण करके क्या करते हैं? व्यक्ति की मौलिकता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो अपने विचार को थोपते हैं और उसके जो बहुल विषयक विचार हैं उनको समाप्त कर देते हैं। फिर कहता है बल प्रयोगमूलक संरचनाओं का दमनकारी राज्य मूल्यांकन संरचनाएं कहता है। अल्थुजर के अनुसार वेत्तामूलक और बलमूलक संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, इसे ही पूछताछ कहता है। अब ये भी अवधारणा ध्यान रखना है कि पूछताछ की अवधारणा किसने दी थी? ये अल्थुजर ने दी थी। इसमें कहता है कि जो वेत्तामूलक संरचना है और बल प्रयोगमूलक संरचनाएं दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं, इसे नाम क्या देता है? पूछताछ, इंक्वायरी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों आते हैं, आगे लुई अल्थुजर और अति निर्धारणवाद क्या है? अल्थुजर जिसमें कहता है कि आधार और अधिरचना दोनों जुड़े रहते हैं। आधार में परिवर्तन से अधिरचना में परिवर्तन होता है, अधिरचना में परिवर्तन से आधार में परिवर्तन होता है। और कहता है दोनों जगह ही अंतर्विरोध पाया जाता है और आधार और अधिरचना में ये जुड़ाव जो रहता है, अंतर्विरोध और जुड़ाव, उसी को नाम देता है अति निर्धारणवाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अल्थुजर के अनुसार आधार और अधिरचना दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों में अंतर्विरोध पाए जाते हैं, ये अंतर्विरोध जुड़ते चले जाते हैं, संयोगवश हैं, इसे ही वह अति निर्धारणवाद का नाम देता है। इस प्रकार अल्थुजर सामाजिक परिवर्तन की बहुकार्यक्रिया संकल्पना देता है। पूछताछ किसे कहता है? जब वेत्तामूलक संरचना और बल प्रयोगमूलक संरचना जहां जुड़ी हुई है, आधार और अधिरचना जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम देता है उसको? अति निर्धारणवाद। तो छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, अब ये आप समझेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अति निर्धारणवाद की अवधारणा क्या है? आधार अधिरचना जुड़े हुए हैं। पूछताछ की अवधारणा क्या है? कि वेत्तामूलक संरचना और बल प्रयोगमूलक संरचना जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं मित्रों, हमजा अलवी। हमजा अलवी का जीवन काल 1921 से 2003 में हुआ था। ये नव मार्क्सवादी विचारक थे। इन्हें उत्तर उपनिवेशवादी विचारक भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकासशील देशों की स्थिति क्या है इसका भी अध्ययन करते हैं। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनेक विकासशील देश स्वतंत्र हुए, वहाँ उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई, उत्तर उपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई, और वहाँ पर क्या स्थिति है, उसके बाद उनका शोषण कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। तो ये कहते हैं कि वास्तव में उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद उत्तर उपनिवेशिक काल में विकासशील देशों का शोषण बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान में जन्मे थे, लेकिन कर्मभूमि अमेरिका थी। इन्होंने नव उपनिवेशवाद और विकासशील देशों के शोषण पर व्यापक विश्लेषण किया। इनकी पत्रिका न्यू लेफ्ट थी। कौन सी पत्रिका थी? न्यू लेफ्ट। तो इसमें इन्होंने लेखन का कार्य किया, इसके माध्यम से अपने नव मार्क्सवादी विचार दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक कौन कौन सी हैं, इनकी बुक्स भी ध्यान रखनी है। कैपिटलिज्म एंड कोलोनियम प्रोडक्शन 1982, पीजेंट एंड रेवोल्यूशन साउथ एशिया, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी साउथ एशिया 1989, फिर पोस्ट कोलोनिज्म सोसाइटी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो दोबारा से मित्रों ध्यान रख लो, कैपिटलिज्म एंड कोलोनियल प्रोडक्शन 1982, पीजेंट एंड रेवोल्यूशन 1985, साउथ एशिया 1989, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी साउथ एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है 1989, फिर पोस्ट कोलोनिज्म सोसाइटी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये सारी किताबें ध्यान रखना, लेकिन ये दो तो लास्ट वाली मित्रों आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब हमजा अलवी के विचार क्या हैं वो ध्यान रखना। तो उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण के माध्यम से, उत्तर उपनिवेशिक काल कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया कि विकासशील देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नया काल आया उसको कहता है उत्तर उपनिवेशिक काल। तो कहता है कि उत्तर उपनिवेशिक काल में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विकासशील देशों का शोषण कम नहीं हुआ है वहां की जनता का, बल्कि जनता का शोषण बढ़ गया है। क्योंकि पहले एक ही जो शोषक वर्ग था वो था विदेशी वर्ग, लेकिन आज 4 प्रकार के शोषक वर्ग हो गए हैं। बाह्य पूंजीपति वर्ग जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला है, आंतरिक पूंजीपति वर्ग ये टाटा बिरला जैसे लोग हैं,
अंबानी जैसे लोग हैं, या आंतरिक पूंजीपति वर्ग हो गए। नौकरशाही आईएएस जैसे हैं, ये भी शोषण कर रहे हैं। और नेता भी शोषण कर रहे हैं। तो कहता है वास्तव में पहले एक ही शोषक वर्ग था कि वो था विदेशी शक्ति, लेकिन आज 4 हो गए हैं। आज एमएनसी भी शोषण कर रही है आम जनता का, आंतरिक पूंजीपति वर्ग भी शोषण कर रहे हैं, नौकरशाही भी शोषण कर रही है, नेता भी शोषण कर रहे हैं। इसलिए आम जनता का शोषण बढ़ गया है। इस शोषण बढ़ने का मेन कारण है यहाँ पर राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या पाया जाना। राष्ट्र निर्माण की समस्या का तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक एकता नहीं है, जनता धर्म जाति क्षेत्र पर बटी हुई है। राज्य निर्माण की समस्या का तात्पर्य है यहाँ कानून व्यवस्था भी सही संचालित नहीं होता, दंगे वंगे होते रहते हैं। तो कहता है इस शोषण बढ़ने का मेन कारण है राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या। फिर कहता है ये राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या क्यों पाई जाती है? कहता है यहाँ विविधता पाई जाती है धर्म जाति संस्कृति में, इसलिए पाई जाती है और दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर एक बनेगी समस्या आएगी तो दूसरी भी आएगी। भाई जब धर्म जाति क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, दंगे करेंगे तो राज्य निर्माण की समस्या अपने आप आ जाएगी। यही बात कहीं ना कहीं हमजालवी समझाना चाह रहे हैं। तो कह लें पहले राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण का कार्य पूरा करो तो शोषण भी समाप्त हो जाएगा, ये हमजालवी कहना चाह रहे हैं। देखो मित्रों, तो फिर वो भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या पर भी चर्चा करते हैं। कहते हैं भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या कारण है यहाँ धर्म जाति संस्कृति में विविधता का पाया जाना। दूसरा कारण बताते हैं यहां धार्मिक प्रतीकों का राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे जो अल्पसंख्यक जो धर्म है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनमें असुरक्षा की भावना आती है। इसलिए यहाँ पर राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या पाई जाती है। फिर आगे लिखते हैं, लेकिन कहते हैं भारत में धीरे धीरे एक युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वर्ग का प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वर्ग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे भारत में राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या का निदान भी होगा। तो भारत के बारे में अंतिम रूप में पॉजिटिव विचार व्यक्त करते हैं हमजालवी। फिर पाकिस्तान के संबंध में भी अपना विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि वास्तव में पाकिस्तान को जिन्ना ने धर्मनिरपेक्ष शासन घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो कट्टरवादी इस्लामिक ताकतें थी उनके प्रभाव के कारण वहां धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित नहीं हो पाया। वो धर्मांधता की नीति अपनाते रहे। और साथ में कहते हैं आज वैश्वीकरण आया है, तो वैश्वीकरण के कारण वहां एक तरफ तो धर्म वाले कट्टर लोगों का प्रभाव तो है ही है, साथ में वहां पूंजीपति वर्ग का भी प्रभाव हो गया है और बाह्य पूंजीपति वर्ग का भी हो गया है। तो कह रहे हैं कि वहां बाह्य पूंजीपति वर्ग, आंतरिक पूंजीपति वर्ग के साथ महानगरीय क्षेत्र में शोषक वर्ग उभरा है। तो एक अलग प्रकार का शोषक वर्ग वहां भी उभर गया है। तो कहते हैं देखा जाए तो वहां शोषण वहां भी बढ़ गया है। तो पाकिस्तान का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमजालवी ने विविध जो समस्याओं का अध्ययन कर, दक्षिणी एशिया की समस्याओं का अध्ययन कर उनके निदान का प्रयास यही किया कि वहाँ राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण की समस्या को समाप्त किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। इसके बाद मित्रों आगे एक छोटा सा थिंकर है एरिक फ्रोम। एरिक फ्रोम का जीवन काल 1980 तक था। अब ये जर्मन नव मार्क्सवादी थे। इनके विचार क्या है पहले ही कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अस्तित्व होना, मानव के अस्तित्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मानव को मानव होना, यानी कि उसके अंदर नैतिकता होना। तो नैतिकता की बात कर देते हैं कि जब तक नैतिकता नहीं है तो मानव नहीं है। तो नैतिकता कहते हैं मानव के लिए जरूरी है। दूसरा वो सामाजिक चरित्र की अवधारणा मार्क्स से लेते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन का तरीका सामाजिक चरित्र व्यवहार को निर्धारित करता है। बिल्कुल इसका वो सहमत हैं। कहते हैं जैसे उत्पादन जो तरीका रहता है उत्पादन प्रणाली का वो सामाजिक चरित्र को निर्धारित करता है। लेकिन इनके जो मेन विचार हैं वो स्वतंत्रता और सुरक्षा संबंधी विचार हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आइए मित्रों जानने की कोशिश करते हैं। इनकी बुक थी एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, हिंदी करें तो इसकी स्वतंत्रता से भागना। इसमें क्या कहते हैं, इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं, फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू। फ्रीडम फ्रॉम तो है राज्य से स्वतंत्रता, जिसमें राज्य की शक्ति को कम करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, कहते हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू का मतलब है कल्याणकारी राज्य पर बल देना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो ये सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं सकारात्मक है, जिसमें व्यक्ति दूसरे से जुड़ा रहता है, खाली योग्यता से काम नहीं चलता है। फिर फ्रोम का कि ये भी कहना है कि मनुष्य आज सुरक्षा की चाहत में अपनी स्वतंत्रता को दांव लगा रहा है, बस नौकरी के चक्कर में बस अपनी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है।
और स्वतंत्रता की समाप्ति कहता है निरंकुशवाद को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? निरंकुशवाद को। और निरंकुशवाद के कारण व्यक्ति कहता है कहीं ना कहीं मानसिक विकार का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? मानसिक विकार का शिकार हो जाता है और गुब्बारे जैसा फूल जाता है। तो कहता है ये जो समस्याएं आ रही है ना, ये अपनी सुरक्षा के कारण स्वतंत्रता को दाव लगाने से आ रही हैं। तो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त रखो। आप मानव हो, मानवता को समाप्त मत होने दो, मानव वाली स्वतंत्रता को बनाए रखो। अपने विचार व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए। जहां आपकी नैतिकता कहे वहां आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। लेकिन आज सुरक्षा के चक्कर में हम सबको दाव में लगा रहे हैं। भौतिकवाद के कारण ऐसा हो रहा है। बस हम नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आत्मा तो खत्म हो जाती है, खाली शरीर नौकरी करता है। तो ये बात कहीं ना कहीं कौन कहते हैं? एरिक फ्रोम कहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने नव मार्क्सवादी विचारकों का भी अध्ययन किया। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।